नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग देख रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी, ग्रुप सी स्टेनोग्राफर के लिए हिंदी और जीएस का प्रैक्टिस सेट। यानी इसमें दिया तो टोटल प्रैक्टिस सेट है, लेकिन हम 2 ही देख रहे हैं हिंदी और जीएस, ठीक? ताकि मतलब हम क्या है जैसे देखिए मैंने बताया ही आपको कि मैं हिंदी और जीएस को बेहतरीन तरीके से पढ़ा दूँगा। और देखते होंगे आप मैंने कल जो है आपको इंडियन ज्योग्राफी की मैराथन डाली है। 3.5 घंटे की है, आप लोग ज़रूर देख लीजिए दोस्तों। उससे बाहर क्वेश्चन मुश्किल है आपको नज़र आएँगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक? पीसेस तक के सारे क्वेश्चन उसमें कवर कर दिए गए हैं और बेहतरीन बहुत मतलब आसान, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, उसमें बहुत सारी ट्रिक भी मैंने बताई है, तो आप लोग देख सकते हो और बुक ज़रूर देखिए दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर होने से पहले उस बुक को मैं एक पूरी तरह से कंप्लीट करा दूँ। तो आप लोग ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है कि ज़बरदस्ती का मेहमान अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? देखिए इसमें लोकोक्ति बताना दोस्तों। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जैसे देखिए ये सारी क्या है लोकोक्ति हैं। जैसे ऊँची दुकान फीका पकवान, यानी जो है दिखावा अधिक है, लेकिन काम जो है कम है। समझ में आया कि नहीं? यानी बाहर से हम जो है बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं। अधगल गगरी छलकत जाए, आपको पता है कम ज्ञान है, लेकिन दिखावा हम ज़्यादा कर रहे हैं। आँख के अंधे नाम नयन सुख, यानी आँख के अंधे नाम नयन सुख। गुर के विरुद्ध उनका नाम है, ठीक? मान न मान मैं तेरा मेहमान, यही है कि ज़बरदस्ती जो है पढ़ना, ठीक? ज़बरदस्ती गले पढ़ना है, ज़बरदस्ती का मेहमान, मान न मान मैं तेरा मेहमान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए अगला और मुहावरे यहाँ दिए हैं, जैसे ऊँची दुकान फीका पकवान का अर्थ है बाहर ढकोसला, भीतर कुछ नहीं है। मतलब बाहर से दिखाना है, भीतर कुछ नहीं है। अगला दिया अधगल गगरी छलकत जाए में थोड़ी विद्या धन बल पाकर इतराना, ठीक? मतलब थोड़ी विद्या है, थोड़ा धन है, थोड़ा बल है, इसे पाकर मतलब खूब इतराना। अगला दिया है कि आँख के अंधे नाम नयन सुख का अर्थ है गुर के विरुद्ध नाम, ठीक दोस्तों? और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपके मोबाइल में स्टेटस होगा, आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम होगा, आपके मोबाइल में फ़ेसबुक होगा। आपको कहीं भी मतलब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक किसी की लाइफ़ अगर कोई शो कर रहा है, ठीक? इनके पास कार है, इनकी वीआईपी लाइफ़ है, ये वगैरह-वगैरह, तो आप उससे मतलब नहीं, आपको मतलब कुछ भी नहीं होना है, ठीक? ना आपको परेशान होना, ना हैरान। उनकी लाइफ़ में जो चल दोस्तों देखिए कोई भी मतलब हर इंसान की लाइफ़ में 2 पहलू होते हैं, एक दुःख भी होता है, एक सुख भी होता है। लाइफ़ खराब भी थोड़ी होगी, अच्छी भी होगी, ठीक? तो कोई चीज़ खराब तो कोई दिखाएगा नहीं सा दुनिया को। ना सब अच्छा ही दिखाना चाहते हैं और क्यों भौकाल जमाने के लिए, समझ में कि नहीं? तो भौकाल जमाना है तो उन्हें जमाने दो, आपको कोई मतलब ही नहीं है, समझ में कि नहीं? आप अपने काम में लगे रहिए, जब आपका भौकाल बन जाएगा तो आप भी जमाए रहेंगे, समझ में कि नहीं? नहीं बहुत सारे लोग मतलब टेंशन में रहते हैं तो टेंशन में नहीं रहना है आपको, समझ में कि नहीं? ये समझ के चलना कि ये फर्जी का दिखावा है बस, दिखावे से ज़्यादा कुछ नहीं है, समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ जाएँ। और जो रियल में है तो उसे तो सब जानते हैं ना दोस्तों। लिखा है 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो भाग जाना। 9 2 11 का अर्थ है भाग जाना। अगला क्वेश्चन है लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन-सा है? अब हमें लिंग की दृष्टि से बताना है। जैसे मेरा पुस्तक अच्छा है, तो मेरा नहीं होता, मेरी पुस्तक अच्छी है, समझ गए? तो इसमें जो है क्या हो जाएगा? देखिए, इस वाक्य में जो है मेरी पुस्तक अच्छी है मैंने आपको बता ही दिया। इसमें दिया है आपकी नाक कट गई। हाँ, तो ये बात सही है। मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल सही है, शुद्ध है। जैसे आपका नाक कट गया, भाई आपकी नाक होता है ना। अगला दिया है कि गुलाब का होता है, गुलाब का रंग लाल है। समझा कि नहीं? तो ये चीज़ आपको पता है। अगला दिया वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य क्या है? तो देखिए वचन की दृष्टि से इसमें हमें बताना है, तो सीधी-सी बात एकवचन, बहुवचन बताना। जैसे हाथियाँ आती हैं, ठीक? हाथियाँ आ रही हैं, लोग खड़ा है, यानी लोग खड़े हैं दोस्तों। अगला दिया प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है, तुम्हारा नहीं। बालक पढ़ता है, तो ये दोस्तों बहुत सही है। मतलब इसमें बालक की बात की गई है केवल एक, तो फिर देखिए इसमें ये कुछ माने ही नहीं दोस्तों, ठीक? लेकिन ये जहाँ तक ये सही लगता है मुझे डी वाला, क्योंकि बाकी तो मुझे नहीं सही लगते हैं। जैसे लोग खड़े होंगे और दूसरा है कि प्रेम हरि तुम्हारे मामा हैं, और एक चीज़ और है दोस्तों, हाथियाँ आती हैं, ये भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अच्छा अशुद्ध पूछा है क्या? सॉरी, यहाँ अशुद्ध पूछा है, तो ये दोनों गलत है ना दोस्तों, ये वाले, इसीलिए इसमें जो है ये दिया है, तो दोनों गले गलत है। अशुद्ध पूछा मैंने ध्यान ना दिया, सॉरी दोस्तों। ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन, नौकर ने दरवाजा खोला वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है? तो ये कर्ता है। कौन सा है? कर्ता कारक है। नौकर कौन है? तो नौकर ही तो कार्य कर रहा है, तो नौकर ने दरवाजा खोला, तो नौकर जो है कर्ता कारक हो जाए। देखिए राम ने जैसे रावण को मारा, तो राम क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भूतकाल का कौन सा वाक्य है? भूतकाल तो भाई सीधी सी बात, आपको पता है कि चिट्ठी भेजी गई, ये भेज दी गई है ना, बीत चुका है कार्य, तो ये भूतकाल हो जाएगा। ये सब वर्तमान काल हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। चिट्ठी भेजी जाएगी। जैसे और उदाहरण देख लिए, जैसे मैंने खाना खाया, ये भी भूतकाल है, ठीक। तुम किताब पढ़ रहे थे, ये भी क्या है, भूतकाल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि देख लेते हैं। बच्चों को मेरा आशीर्वाद, देखिए आशीर्वाद ये गलत है दोस्तों, ठीक। यहाँ देखिए, ये देखिए आशीर्वाद बिल्कुल सही, ठीक, ये वाला, क्योंकि आशीर्वाद में क्या है दोस्तों, मैं लिख दूं एक बार। देखिए जब हम आस ये क्या हो जाएगा, आरसीवाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आरसीवाद। लेकिन ये आशीर्वाद बिल्कुल इजी है, समझ में आ गया नहीं, मतलब बिल्कुल सही है। तो ये वाला गलत दिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है, जिसके अनेक अर्थ हो सकते हैं? जैसे अर्थ के कई सारे अर्थ हो सकते हैं। जैसे देखिए, अर्थ मतलब क्या होता है, धन होता है। अर्थ मतलब अभिप्राय होता है। जैसे इसका अर्थ क्या है, अर्थ मतलब भी होता है, ठीक। तो ये सारे कई सारे हो जाए, इंद्रिय विषयक भी होता है। अगला क्वेश्चन, जिसे भय नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, निर्भय। जिसे भय नहीं है उसका हो जाएगा निर्भय, ठीक। जिसके मन में या हृदय में दया न हो उसे कहते हैं निर्दय। क्या कहते हैं, निर्दय। तो याद रखेंगे दोस्तों। देखिए मैंने टोटल जो है आपको 10 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, ये हमारा 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। लगभग 16 से 17 प्रैक्टिस सेट मैं आपको टोटल कराऊंगा, ठीक। इसमें नए भी होंगे, पुराने भी होंगे, सारे मतलब होंगे। कोई आपको कहीं से जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आप आराम से देखिएगा, और जो मैंने आपको बताया है मैथ और मैथ हो और जो है इंग्लिश के लिए आप कहीं से भी देख सकते हैं, समझे कि नहीं। तो ये चीज़ है और आपको करना पड़ेगा दोस्तों ऐसा। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गद्यांश है, पढ़ते हैं पूरा। देखिए लिखा 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने एक आज्ञा जारी करके, लॉर्ड कर्जन का समय उस समय शासक था। देखिए मैं यहाँ से 2 अधिनियम आपको बता देता हूँ। एक है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई, आयोग दोस्तों। यहाँ विश्वविद्यालय समझ के चलिए, तो यूनिवर्सिटी हम लिख दे रहे हैं, यू लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, इसकी स्थापना जानते हो कब होती है, 2002 में, सॉरी 1902 में होती है। कब होती है, 1902 में होती है। किसके समय में, तो कर्जन का समय था उस समय दोस्तों, तो 1902 में होती है। लेकिन अगर पूछे भारतीय यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय अधिनियम, इसकी जगह अधिनियम आ जाए दोस्तों, एक्ट, तो हम 2004 करेंगे, सॉरी 1904, 2000 याद आ रहा है। देखिए 1902 1904 दोनों में थोड़ा सा अंतर। आयोग कहे तो 2002, सॉरी यार, जब आयोग कहे तो 1902 और जब जो है अधिनियम कहे तो 1904। पूछा गया है क्वेश्चन, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये सारे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने। देखिए कैसे मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे हमारे यहाँ साइमन कमीशन बना, कमीशन मतलब क्या होता है, आयोग होता है। जब भाई कोई भी अधिनियम बनने से पहले हम क्या करते हैं, उसके बारे में जान परख करते हैं, तो आयोग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए जब आयोग बना होगा दोस्तों, तो लोग क्या कह रहे होंगे, मतलब आयोग बना कि एडमिशन बहुत कम लोगों को दिया जाए, तो लोगों ने क्या किया, धरना देना शुरू किया। उन्होंने कहा एडमिशन दो, एडमिशन दो, एडमिशन दो, यानी 1902, समझा कि नहीं। और जब भैया जो है भीड़ बहुत इकट्ठा हो गई, तो अधिनियम बन गया। अब जब अधिनियम बन गया तो लाठी चार्ज होना शुरू हो गई, तो लाठी चार्ज यानी 4, ठीक, तो 1904। तो थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो कंफ्यूज ही रहेंगे आप, ठीक। तो इतना याद रखेंगे, आगे बढ़ जाएं। और इसे तो हम सब याद करा दिए थे ट्रिक से आपको, जीएस वीएस में बहुत सारी मैंने ट्रिक बताई आपको। चलो छोड़ो, यहाँ पे देख लीजिए, ये आ गया तो मैंने आपको बता दिया, ताकि मतलब क्वेश्चन आए तो आपका सही हो जाए। अगला दिया है, लॉर्ड कर्जन ने एक आज्ञा जारी करके बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। पहले भाग में पूर्वी बंगाल और असम थे, जिसकी आबादी लगभग 3 करोड़ के आसपास थी, जबकि दूसरे भाग में शेष बंगाल था, उसकी जनसंख्या कितनी थी, 5.4 करोड़ थी, जिसमें 1.8 करोड़ बंगाली थे और 3.6 करोड़ बिहारी और उड़िया थे, ठीक दोस्तों। अब देखिए तर्क यह दिया कि बंगाल का प्रांत इतना बड़ा है कि प्रांतीय शासन द्वारा उसका प्रशासन चला सकना असंभव है। लेकिन जिन अधिकारियों ने यह योजना तैयार करके, उनके दूसरे राजनीतिक उद्देश्य भी थे, मतलब उनके दूसरे राजनीतिक उद्देश्य थे दोस्तों, ये रीजन नहीं था, ठीक। बंगाल तथा भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र था, मतलब वहां से राष्ट्रवाद का केंद्र उभर रहा था बंगाल में, तो उसकी शक्ति को तोड़ना चाहते थे, आपस में लड़ाना चाहते थे, समझे कि नहीं, ताकि वो जब आपस में ही लड़ते रहेंगे तो हमारी ओर ध्यान थोड़ा कम देंगे, समझे कि नहीं। तो ये चीज है, और इस कदम द्वारा अधिकारीगण बंगाल में राष्ट्रवाद के प्रसार को रोकना चाहते थे, समझे कि नहीं। तो ये सारी चीजें। अब देखिए बंगाल को किसने बांटा, तो अब बताने की जरूरत नहीं, करजन ने बांटा दोस्तों। बंगाल को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। पहले भाग में कौन थे, तो भैया देखिए पहले भाग में पूर्वी बंगाल और असम थे, ठीक, जिसकी जनसंख्या कितनी, 3.1 करोड़ थी।
अगला दिया है बंगाल विभाजन के लिए तर्क क्या दिया था? देखिए दोस्तों, उन्होंने तर्क दिया था कि इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए, बंगाल का प्रांत अत्यधिक बड़ा है और प्रशासन करने में हमें दिक्कत होती है, ठीक? तो ये दिया तर्क। अगला दिया है बंगाल विभाजन का राजनीतिक उद्देश्य क्या था? दोस्तों राष्ट्रवाद के प्रसार को रोकना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत तगड़ा ये है, ये दोस्तों जीएस में भी बन सकता है। हिंदी का तो है ही है, लेकिन जीएस में भी पूछ ले तो कोई मतलब वो बात नहीं है, ठीक? क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना। जहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार, जब एक से अधिक वर्ण का प्रयोग हो तो अनपरास अलंक कहते हैं। जैसे सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, देखिए इसमें सा वर्णों की आवृत्ति बहुत बार हुई है, ठीक? जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? अब बताने की जरूरत नहीं, रति होता है। रति मतलब होता है प्रेम, सौंदर्य। जब नायक नायिका के सौंदर्य या प्रेम संबंधी परिपक्व अवस्था का वर्णन होता है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक बार वियोग में होता है, एक संयोग में होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप सुने होंगे, एक होता है शोक जैसे करुड़ का क्या होता है? करुड़ का होता है शोक, ठीक? एक और आप सुने हैं, जैसे इसमें जो है रवि सो उत्कर भजोनी है, हाँ, मतलब अभी आके बता देंगे अगर आएगा दोस्तों। तो उसमें क्या होता है कि एक मतलब जब वियोग और संयोग नहीं, वियोग होता है शायद और शोक होता है, ऐसे कुछ होता है। देखिए दोस्तों, जो वियोग होता है ना, किसी के मतलब वियोग होता है तो वो मिलते हैं, आपस में मिल सकते हैं, मतलब संभावना बनी रहती है कि वो वियोग में मिलेंगे एक दूसरे। जैसे मतलब माता सीता जो है राम से, मतलब माता सीता और राम के बीच में देखो, जब लंका गई थी सीता माता तो वियोग हुआ था, लेकिन वो बाद में मिली है ना। और लेकिन शोक में क्या होता है, जब किसी को करोड़ दस जैसे शोक, जैसे राजा दशरथ मर गए तो दोबारा थोड़ा मिलेंगे, तो वो चीज हो जाएगा, वहां शोक मतलब हमें प्रकट होगा, शोक रस समझ का मतलब स्थायी भाव क्या होगा? शोक होगा। तो इस तरह आप थोड़ा समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी रुकाए, सौंह करे भौहन हंसे छैन कहे नरी जाए। लिखा भाई बहन में कौन सा समास है? बताने की जरूरत नहीं है, योजक चिन्ह लगा है, द्वंद्व समास है, भाई और बहन। जैसे राजा प्रजा, राजा और प्रजा, भाई और बहन, पाप और पुण्य, ठीक? योजक चिन्ह वाला ध्यान देंगे थोड़ा, कभी कभी नहीं लगा होता। दिनकर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दिनकर सूर्य का है दोस्तों। जैसे अब देखिए, दिनकर रवि भानु भास्कर अर्क तरणी पतंग आदित्य सविता हंस अंशुमाली मार्तंड आदि हैं। जबकि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? गगन है, नभ है, अंबर है, व्योम है, अंतरिक्ष है, शून्य है, पुष्कर है, अब्र है, दव है, और क्या है? तारा पथ है, ठीक? अगला क्वेश्चन है, पवन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पवन जो है वायु का पर्यायवाची शब्द है। जैसे हवा है, पवन है, समीर है, अनिल है, मारुत है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अमृत का सॉरी विलोम पूछा है ना, पर्यायवाची पूछा तो पीयूष लगा देते, लेकिन विलोम पूछा तो हम विष लगाएंगे, ठीक? मृत का क्या हो जाएगा? जीवित हो जाएगा विलोम। पीयूष का क्या हो जाएगा? अमृत पर्यायवाची है, मैंने अभी बताया। अगला दिए यश का क्या हो जाएगा? यश का अपयश हो जाएगा विलोम। क्या हो जाएगा? यश का अपयश। जैसे हानि का क्या होगा? लाभ होगा। अपमान का क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। दुर्भाग्य का क्या हो जाएगा? भाग्य या सौभाग्य। अगला है कौन सा शब्द तद्भव है दोस्तों? अब हमें तद्भव शब्द बताना है, तो इसमें तो कोई मुझे, अगर बात करें दोस्तों, देखिए इसमें पिता भी जो है तद्भव हो जाएगा ना, पितृ, पिता। और ये जो है किसान, कृषक, ये भी तद्भव हो जाएगा, ठीक? तो ये दोनों हो सकते हैं। अगला है कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिए तत्सम शब्द वायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायु। जबकि खेत, आग, कान, ये सब जो है क्या है? ये सब हमारे तत्सम शब्द नहीं, तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है। जैसे देखिए यहाँ पे तत्सम शब्द कौन कौन से हैं? क्षेत्र है, अग्नि है, कर्ण है, ये सब तत्सम शब्द है। अगला महाशय, महाधन आशय होता है, महाशय, ठीक? देखिए महाधन आशय, महाशय होता है, ये दीर्घ संधि है, समझा कि नहीं? आगे देखिए जैसे देखिए धर्म धन अर्थ धर्मार्थ, महाधन आत्मा महात्मा, और अति धन योग अतियोग। दोस्तों देखिए कभी भी संधि विच्छेद जब अलग करें तो उनके दोनों जो जब जहाँ से वो दोनों अलग हो ना, उनके अर्थ निकलने चाहिए। बिना अर्थ जब तक नहीं निकलेंगे तो आप अलग ना करें, समझा कि नहीं? ये थोड़ा एक समझने वाली बात होती है, क्योंकि अगर एक ही तरह के ऑप्शन 4 नहीं रहेंगे, मतलब ऑप्शन रहेंगे 4, तो आप उसमें गलत करने की संभावना रहेगी। तो अगर आप ये जानेंगे कि इसका अर्थ बन नहीं रहा है तो वो छोड़ देंगे, जिसका अर्थ बने वही मतलब उठाइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, तो दोस्तों अतीत हो जाएगा, ठीक? अब हम आगे बढ़ते हैं, जीएस की ओर मूव करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, इतने प्रैक्टिस सेट कराएं, आपको बहुत फायदा भी हो रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नुकसान हो रहा हो दोस्तों। बस आप लोग पढ़ते रहिए, थोड़ा मतलब मेहनत करिए। देखिए जब प्रैक्टिस सेट आप लगाएं ना, जो मतलब मॉक दें, कहीं भी दें, रोजगार विद अंकित पे दे दें आप, या टेक्स्ट बुक पे दें, तो आपका जो पोर्शन कमजोर हो उस पर ज्यादा, जैसे दो टॉपिक आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे प्रायिकता,
देखिए, प्रायिकता आप लोग क्या करिए, मैराथन एक किसी की भी देख लीजिए यूट्यूब पे, प्रायिकता देख लीजिए, ठीक? और निर्देशांक ज्यामिति से भी मिलता है, एक वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री देखिए, वो एडवांस मैथ तो सब पढ़ लेते हैं ना दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने के आसार रहते हैं, तो कुछ टॉपिक आप देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, समझ में आई कि नहीं? तो ये चीज़ ज़रूर करिए आप लोग, कुछ टॉपिक जो है चूज़ करिए, जो ना हो आपसे मॉक में, वो पहले टॉपिक क्लियर करिए। उसके बाद फिर दीजिए मौका आराम से। और भैया जो है उसमें जो है इंग्लिश में ना आप सबसे ज़्यादा जो है ये एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेज और इडियम्स, ये मतलब 4-5 जो जहाँ से क्वेश्चन 5-6 बनेंगे, ये ज़रूर पकड़ के देखिए, ठीक? क्योंकि बाकी तो सब करेंगे, यही सबका जो है वो होगा डिसीजन। देखिए लिखा है एक चिकित्सीय उपकरण एंडोस्कोप के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन या संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अगर हम बात करें, इसमें कौन-कौन से आते हैं, तो ये आता है जैसे हीरे का चमकना, जल में पड़ी परख नली का चमकना, जल के अंदर अगर कोई नली पड़ी है तो चमक रही है, काँच में पड़ी दरार का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका उत्पन्न करना, ये चारों एग्ज़ाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, ठीक? अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों हमें बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये करंट का है ना, ये देख लेते हैं थोड़ा, ये भी करंट का ही है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने बताया ना जो इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों, मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। देखिए यहाँ मैं 1-2 चीज़ें आपको बताता चलूँगा। निम्नलिखित में से कौन-सा नृत्य पश्चिम बंगाल से संबंधित है? देखिए, छऊ कहाँ का है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल का है। रॉफ कहाँ है? तो ये कश्मीर का है, रॉफ। घूमर राजस्थान का है, रासलीला यूपी का पड़ जाएगा, ठीक? हमारे यहाँ सब रासलीला बहुत मनाते हैं, यूपी का हो जाएगा। दोस्तों देखिए मैं थोड़ी जनजातीय 1-2 बता देता हूँ आपको। देखिए तमरिया जनजाति कहाँ की है? तो ये अभी पूछा गया था, आरओ में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये झारखंड की है, कहाँ की है? झारखंड की है, एक क्वेश्चन ये याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये रखिए जैसे थारू जनजाति कहाँ है? तो थारू जनजाति तराई वाला क्षेत्र है, ये यूपी में भी मिलेगी, उत्तराखंड में मिलेगी, समझ में आई कि नहीं? तो ये चीज़ है, जैसे एक आपको वो मिलेगा, मैंने आज क्वेश्चन एक डाला है कम्युनिटी पोस्ट में, माही नदी किस मतलब राज्य में नहीं बहती है या कहाँ से नहीं जाती है? तो दोस्तों जानते हो माही नदी कर्करेखा को 2 बार काटती है और ये राजस्थान में काटती है, कहाँ? राजस्थान में। और ये निकलती कहाँ है? तो धार जिला एमपी का है ना, एमपी से निकलती है, एमपी के बाद जो है इस तरह जाती है, देखिए दोस्तों, मान लीजिए इस तरह गई, यहाँ से निकली, इस तरह गई, इस तरह। तो ये यहाँ पे कर्क रेखा को 2 बार काट देगी राजस्थान में और ये जो है फिर गुजरात में जाती है। तो कौन-कौन सा राज्य होगा? एमपी और उसके बाद ये कौन-सा? एमपी हो गया हमारा, एमपी के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात। तो ये दोस्तों देखेंगे आप तो महाराष्ट्र में नहीं जाती है, ठीक? तो महाराष्ट्र वाली नदी नहीं। दोस्तों बहुत कम लोगों को पता होगा मतलब जो है, तो अगर रिवीजन सब करते होंगे तो ठीक है, रिवीजन जो नहीं करता होगा जिसे तो वो भूल जाएगा, समझे कि नहीं? तो रिवीजन करना पड़ेगा आपको। ये 3 राज्य हैं, पूछ सकता है तो मैंने उस तरह का क्वेश्चन बना के डाल दिया। अगला निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला के कौन से प्रकार की उत्पत्ति राजस्थान में हुई है? तो ये फाड़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसकी उत्पत्ति राजस्थान में हुई है। फाड़ चित्रकला कपड़े पर की जाती है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जो है चित्रकला है। अगला क्वेश्चन है पुस्तक वन लाइफ इज नॉट इनफ द्वारा लिखी गई है, तो ये नटवर सिंह के द्वारा। वन वन लाइफ इज नॉट इनफ यानी एक जो है जिंदगी पर्याप्त नहीं है। अब देखिए विनोद राय ने क्या लिखा, नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट। शशि थरूर के व्हाई आई एम अ हिंदू, द हिंदू वे, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर दोस्तों। अमीश त्रिपाठी के है शिवा ट्रायोलॉजी, इमोर्टल इंडिया, रामचंद्र सीरीज, ठीक। अगला क्वेश्चन दिए दोस्तों, देखा भारत के मौजूदा बंदरगाहों को आधुनिक विश्वस्तरीय बंदरगाहों में बदलने के लिए भारत सरकार द्वारा परियोजना शुरू की गई, तो 2015 में दोस्तों सागरमाला परियोजना शुरू की गई। मैंने आपको एक चीज बताया था, सागरमाला परियोजना इस तरह था, ये बंदरगाहों को जोड़ना था। तो आप जानते होंगे थोड़ा इसके बारे में। देखिए यहाँ पे खुद ही लिखा है, सागरमाला परियोजना का आरंभ भारत में मौजूदा बंदरगाहों को आधुनिक विश्व स्तरीय बंदरगाहों में बदलने के उद्देश्य से। दोस्तों जब भी कोई निर्माण होगा तो उसके जो है पॉजिटिव भी पक्ष होंगे और नेगेटिव। जैसे अगर हम खूब हाईवे बनाएँगे तो सीधी सी बात है, रास्ते में अगर जो है पेड़-पौधे आएँगे तो उन्हें भी हमें काटना पड़ेगा, ठीक? चाहे फर्टिलाइज़ अगर भूमि आई मतलब उपजाऊ भूमि है तो हमें उसे भी काटना पड़ेगा, समझे कि नहीं? तो इस तरह आप देखेंगे बहुत सारे, जैसे किसी जंगल से अगर वो गुज़र रही ट्रेन वाला ट्रैक, तो उसे भी जंगल को भी काटना पड़ेगा। तो बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे, बहुत सारे नुकसान भी होंगे, पर्यावरण की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक? तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जैसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, तो ये कब हो जाएगा? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक दोस्तों? सीवी रमन के मतलब जो है जो सीवी रमन थे, भारतीय वैज्ञानिक रमन प्रभाव की खेती 19
1930 में इनको जो है भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। सुना कि नहीं? तो 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। देखिए अगला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? सुनील गावस्कर थे। अगला दिया है देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या वाला तो वैसे भी इंपॉर्टेंट रहता है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का कौन-सा राज्य सबसे कम आबादी? तो देखिए दोस्तों सबसे कम आबादी अच्छा आबादी पूछा है क्या? देखिए सबसे कम आबादी जो है सिक्किम हो जाएगा, लेकिन पूछता सबसे कम जनघनत्व कहाँ था? तो जनघनत्व यहाँ है 17 किलोमीटर प्रति स्क्वायर। यानी दोस्तों अगर हम बताएँ 1 किलोमीटर पे 17 लोग रहते हैं, सबसे कम जनघनत्व यहाँ है और सबसे अधिक बिहार में है दोस्तों, ठीक? ये याद रखेंगे और यूपी में गाजियाबाद में सबसे अधिक और सबसे कम यूपी में ललितपुर में है। देखिए सिक्किम हो जाएगा 5 सबसे कम आबादी वाले, जैसे देखिए सिक्किम है, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा, फिर नागालैंड, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया भारत में किसका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी का 12 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए 12 जनवरी 1984 से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी 1863 में कोलकाता के एक कुलीन परिवार में हुआ था इनका जन्म। विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे, कलकत्ता के तारकेश्वर मंदिर में पुजारी थे दोस्तों। 1893 ईस्वी में इन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इन्होंने वर्ष ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1897 में कलकत्ता के 12 नगर के पश्चात बेलूर मठ कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था गरीबों की सेवा करना। ठीक, देखिए सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद जी को आधुनिक भारत का पिता कहा है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में का मतलब वृंदावन का पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए जाना जाता है। ठीक, याद रखेंगे। अगला है चना मद्रा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय पकवान है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश का है चना मद्रा। ठीक, काबुली चने के पकाकर बनाया जाता है। दही के ग्रेवी में काबुली चने को पकाकर बनाया जाता है। देखना पड़ेगा यूट्यूब पे, तब ट्राई कर सकते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष क्या है दोस्तों? अब बताने की जरूरत है, अशोक है। ठीक, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। देखिए उत्तर प्रदेश में राजकीय चिन्ह क्या है? मछली और तीर कमान है दोस्तों। राष्ट्रीय पशु बारहसिंघा है। राष्ट्रीय पक्षी सारस क्रोंच है। राष्ट्रीय पुष्प पलाश है। ठीक, राष्ट्रीय वृक्ष अशोक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बौद्ध परिषद में आयोजित की गई जहां बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया है, वो है कश्मीर। कौन सा है? कश्मीर। कुंडलवन में होता है, कनिष्क के शासन काल में हुआ था, दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। बाकी जो है आगे अगर हम बात करें, दास वंश के किस सम्राट ने जिले इलाही की उपाधि दी थी? तो ये बलबन ने ली थी दोस्तों, जिले इलाही की उपाधि। ठीक, दास अच्छा दास वंश के, हाँ यही है, बलबल ही होंगे जिले इलाही, देख लेते हैं, मुझे तो वही लगते हैं बस। हाँ बलबन ही है, जिले इलाही के लिए थे। इसका अर्थ होता है ईश्वर की छाया के उपाधि धारण करते हैं। जिले इलाही उर्दू का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ भगवान की दया और सुरक्षा है। ठीक, देखिए इन्होंने क्या चलाया था? अपने फारसी परंपरा के अनुसार बलबन ने चलाया था। ये राजत्व का सिद्धांत दिए थे पहली बार बलबन ने, पहला सुल्तान था। और इन्होंने दोस्तों क्या चलाया था? तो सिजदा और पोबोस चलाया था। इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित चालीसा दल को भंग कर दिया था। दोस्तों देखिए जैसे इल्तुतमिश जब शासक बने, सॉरी ये जो है बलबन बलबन जब शासक बने होंगे तो इनके समय कुछ चुनौतियां भी होंगी। उस चुनौतियों को निपटे कैसे? तो यही सिद्धांत और ये जो है था, ये सब हटाना, यही सब तो था, उसी से तो निपटेंगे, समझे कि नहीं? तो ये चीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों के शासन काल में न्यायाधीशों के रूप में भारतीयों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल उत्तरदायी था? तो ये सीधी सी बात है, कॉर्नवालिस थे। इनका शासन काल याद रखेंगे। कॉर्नवालिस कोड लाया गया 1793 में। ठीक, शक्तियों के पृथक्करण के से संबंधित था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इलाहाबाद में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से की थी? तो ये झांसी से की थी और इलाहाबाद से लियाकत अली किए थे। जगदीशपुर से कुंवर सिंह किए थे। नाना साहेब कानपुर से किए थे। ठीक, नाना साहेब तात्या टोपे। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में नवरोज का उत्सव, तो भाई यही है औरंगजेब, हमारे महाराज समाप्त कर दिए थे नवरोज को ये। ठीक, और जबकि ये बलबन शुरू किए थे नवरोज, पारसी धर्म का मतलब पारसी समुदाय का वो त्योहार है, पारसी त्योहार है नवरोज। ठीक, अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, जिंदा पीर भी इसे ही कहते हैं, किसे? तो औरंगजेब को कहते हैं। बस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि
बहुत सारी चीज़ें हमको इनके बारे में जाननी है। देखिए यहाँ पे एक और देख लेते हैं कि औरंगज़ेब ने मुहज्जिब नामक अधिकारी को नियुक्त किया था। ये वाला सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन-सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है? तो पश्चिम दिशा की ओर लूनी बहती है, ठीक? अभी वो बह गई तमिलनाडु में गोदावरी और स्वर्णरेखा नदी। तो देखिए हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंडरू यानी घुंघरू, सोने के यानी स्वर्णरेखा नदी, ठीक? अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान, तो बैरन बताने की जरूरत ही नहीं, बैरन द्वीप है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बकरवाल जनजाति दोस्तों जम्मू कश्मीर की है बकरवाल जनजाति, ठीक। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। ये गलती लग गया है, यहाँ जम्मू कश्मीर होगा, ठीक। बकरवाल जनजाति। देखिए प्राचीन कश्मीर के इतिहास की जानकारी कल्हड़ के राजतरंगड़ी से हमें प्राप्त होता है, ठीक। भारत की संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक। संविधान सभा में टोटल महिलाएं कितनी थी? 15 थी, ये भी पूछा गया एग्जाम में। स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन बनाया गया? तो दोस्तों पहला राज्य जो बनाया गया था ना, ये बनाया गया था हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक। कब बनाया गया था? तो 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग जुलाई 1956। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए जलवाष्प है दोस्तों, सबसे ज्यादा जलवाष्प ही निकलती है, फिर मीथेन तो है ही है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हीलियम नहीं ग्रीन हाउस गैस, ठीक। अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं दोस्तों, इसमें देख लेते हैं। देखिए जल अगर हम बात करें जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है, मीथेन तो है ही है, तो ये सारी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ पे हमारा जीएस और हिंदी के बेहतरीन 50 क्वेश्चन और उनसे थोड़ी-थोड़ी व्याख्या भी मैंने कर दी है, तो लगभग 70-80 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं, ठीक? बाकी आप इंडियन ज्योग्राफी की जो मैराथन मैंने ली है, प्लीज़ दोस्तों देखिएगा और आप लोग अगर 10-10 लोग को सपोर्ट करेंगे ना, तो हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद मैं जीएस जो है एसएससी जीडी का भी प्रैक्टिस सेट शुरू कर दूँगा और भी बहुत सारी चीज़ें करूँगा। अभी थोड़ा ये हो जाए उसके बाद फिर देखूँ, फिर हिंदी का जो है ले आऊँगा, मतलब हिंदी अलग-अलग टॉपिक करा दूँगा, जैसे संधि एक वीडियो में और फिर समास एक वीडियो में, रस एक वीडियो में। ऐसे करके हम करेंगे। अभी थोड़ा टाइम कम है तो 2 वीडियो हमारी आ रही हैं। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा फिर वो आना लगेगा ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।